का जो शुरुआती गैप था वो गैप अभी भी मेंटेन है और 125 पॉइंट की बढ़त है, लेकिन पहले के मुकाबले थोड़ा बाजार कमज़ोर हुआ है। कमज़ोर कैसे? क्योंकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा टूटा है मार्केट। जैसे आप बैंक निफ्टी को देखेंगे, सिर्फ अब आधे % तक की बढ़त है। सुबह 1% का मूव आ चुका था। बैंक निफ्टी के फ्यूचर इस समय जो ट्रेड कर रहे हैं वो 43,136 पे ट्रेड कर रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। लेकिन ये सुबह 500 को भी ऑलमोस्ट टच कर गए थे, तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि थोड़ा बहुत ऊपरी स्तरों से दबाव आया है। फिर भी आज का दिन क्योंकि काफ़ी तेज़ कई दिनों से गिरावट चल रही थी, उसको कैप करने का काम किया है। सुबह सिर्फ एक शेयर ऐसा था जो बाकायदा एक लाल निशान में था, ज़्यादातर शेयर हरे निशान में थे। स्थिति अभी भी बनी हुई है। एक बार जरा आप एडवांस डिक्लाइन दिखाएं, आपको आइडिया लग जाएगा। मैं निफ्टी 50 का आपको जब तक वैसे ही बता देता हूँ, पर 43 शेयर इस समय ऐसे हैं जो हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं। 7 शेयरों में अभी भी नुकसान देखने को मिल रहा है। वायदा के हिसाब से 167 शेयर उसका पलड़ा आज आपको हरे निशान में दिखेगा। सिर्फ 16 ही शेयर हैं। कुल मिला के अगर आप स्थिति देखेंगे तो बुल्स के हाथ में है, बुल्स इन द सेंस यानी कि रिकवरी पाथ पे हाथ में है, लेकिन रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो रहे। इसी तरह से अगर आप बैंक निफ्टी के जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं, तो उसमें से 2 HDFC और AU बैंक वो बाकायदा लाल निशान में आए हैं। एक बार जरा HDFC बैंक आप दिखाएंगे अपनी स्क्रीन पर, थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा उससे कि HDFC वेटेज के हिसाब से कैसे नुकसान पहुंचाता है। और जो थोड़ी देर में पहले आपको बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स के बारे में बता रहा था, वो इसी HDFC बैंक की वजह से आए हैं। निफ्टी बैंक और ये HDFC बैंक ने थोड़ा प्रेशर क्रिएट किया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ग्लोबल मार्केट्स को क्या FIs को भूल जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। 2-4 दिन अभी FIs और ग्लोबल मार्केट्स को ज़रूर चेक करना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात वो है अर्निंग्स को लेकर। अर्निंग्स अब तक ठीक आ रही हैं। थोड़ी देर पहले कर्नाटका बैंक के भी नंबर आए तो उतने ख़राब नहीं दिख रहे हैं। अर्निंग्स जैसे जैसे आएंगे हम आपको टिकर पे वो दिखा भी देंगे, और जिस अर्निंग की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगी उसको डिस्कस करके आपके लिए ट्रेड में भी कन्वर्ट कर देंगे। चौथी इंपॉर्टेंट बात, क्या मार्केट के अंदर तेज़ जो गिरावट हो रही थी वो रुक गई है? क्या हमारे पास जो लॉन्ग पोजीशंस हैं उसको भी एवरेज करने का वक्त आ गया है? तो मैं बोल सकता हूं कि हाँ, आप चाहें तो 19,000 के आसपास की जिनकी खरीद थोड़ी महंगी है वो एक राउंड की एवरेज ज़रूर कर सकते हैं, अगर वापस एवरेज करना है तो। लेकिन जो भी एवरेज करेंगे उसका स्टॉप लॉस अभी 18,800 का ही रखेगा। इससे नीचे के स्टॉप लॉस रखना खतरनाक होगा। जिनके पास शॉर्ट पोजीशंस है निफ्टीज़ की या बैंक निफ्टी की, वो क्या करें, वो इस समय निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर एक राउंड का प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर कर लें। बाज़ार में आज गैप नहीं हुआ है, बाज़ार में आज बैलेंस हुआ है। इससे पहले तक पूरी तरह से बियर्स के गिरफ्त में था, आज थोड़ा बुल्स ने चार्ज लेना शुरू किया है। अभी FIs के नंबर्स और डाटा, मैक्रोस डाटा ठीक होना ज़रूरी है। जब तक वो ठीक होंगे नहीं, ये चार्ज फेल भी हो सकता है। इसलिए थोड़ा संभल कर लो वॉल्यूम के साथ काम करें। ऑप्शंस वाले, खासकर जो ऑप्शंस में काम कर रहे हैं, वॉल्यूम भर भर के आता है, इसलिए उनको थोड़ा गाइड करने के तौर पर मैं बात रखूंगा कि आप जो भी ऑप्शंस लें, नियर बाय की कॉल ना पुट रखें, आप स्ट्राइक नियर की रखें, एट द मनी काम करें, बट उसका टाइम वैल्यू ले लें। आप 30 नवंबर वाली स्ट्राइक्स में काम करें। ऑप्शंस के प्रीमियम ज़्यादा लगते हैं, छोड़ देना है, सबसे ज़्यादा समझदारी होगा। तो एक कुल मिला के मोटा मोटी मार्केट का एनालिसिस हमने आपके सामने रखा। मेहमान जुड़ चुके हैं, ज़्यादा वेट कराएंगे नहीं, और अभिषेक उन मेहमानों का परिचय आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो बाजार ने गैप को मेंटेन करने की कोशिश की है। ऊपर से आपको करीब 60-65 अंक नीचे जरूर दिखेगा, लेकिन स्ट्रेंथ बरकरार है। निफ्टी बैंक थोड़ा सा कमजोर हुआ, उसके चलते आप निफ्टी पर भी प्रेशर देख रहे हैं। लेकिन हमारे 3 मेहमान तैयार हैं आपकी तैयारी करवाने के लिए और आपकी कमाई वाले ट्रेड्स बताने के लिए। HDFC सिक्योरिटीज से नागराज शेट्टी हैं, अक्षय भागवत हैं जेम फाइनेंशियल से, और kushbora.com के कुश बोहरा हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। अक्षय, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। 19,100 को बाजार ने आज टिकाया, पकाया। आखिरी के घंटे में आप क्या कोई इंडेक्स में इस लेवल पर ट्रेड लेने की सलाह देंगे? क्या तेजी की तरफ, क्या 19,200 को ध्यान में रख के कोई ट्रेड लिया जा सकता है, या फिर अगर ऑप्शंस पे कहीं आपको मौके दिख रहे हैं तो वही बता दीजिए। जी, गुड आफ्टरनून। तो जो निफ्टी का भी नो ट्रेडिंग जोन में ही अभी ट्रेड हो रहा है। गए 4-5 ट्रेडिंग सेशन देखे तो ऊपर 19,200 और नीचे 18,800, ये रेंज में सीमित है निफ्टी। पर अगर इसमें मैं पॉजिटिव्स ढूंढूं तो आज आपका इंडिया विक्स जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है वो 7% नीचे गिरे है। विक्स और निफ्टी इनवर्स कोरिलेटेड है, इसका मतलब है मार्केट एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। लॉन्ग शॉर्ट रेशियो आपका काफी ओवरसोल्ड है,
वो वहां पे इंप्रूवमेंट हो रही है। 11 जो लॉन्ग्स थे वो 15 तक हो चुकी है। तो कुल मिला के एक बॉटमिंग आउट के संकेत है। पर अगर आप प्राइस को रिस्पेक्ट करेंगे तो मैं कहूंगा 250 के ऊपर ही आपको मोमेंटम मिलेगा। फिलहाल एक रेंज में है, तो अगर आप रेंज में खेलना चाहते हैं तो मैं कहूंगा बाय करने के लिए थोड़ा डिप सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कंफर्ट नहीं है, रेजिस्टेंस पास में आ रहा है। तो 19,018 950 जब भी आपको मिले ये डिप, तभी आपको पार्टिसिपेट करनी है सीधा फ्यूचर में बाय करके। अगर वो लेवल ना मिले, 19,200 क्रॉस कर जाए, तो आपको बाय करनी है निफ्टी। तो ये दो लेवल आपको व्यू आपके नजरिए में रहना चाहिए। व्यू तो बाय का ही है, पर एंट्री के लिए 200 या थोड़ा सा डिप करीबन 19,000, ये दो लेवल के हिसाब से आपको निफ्टी में बाय करके चलना। ठीक है, अक्षय छोड़ देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर इंडेक्स में कोई ट्रेड नहीं बन रहा अगर लेवल्स के हिसाब से तो छोड़ देते हैं। बाकी अभी रेंज का जब ब्रेकआउट होने के कोई संकेत आएंगे तो हम आपसे ज़रूर पूछेंगे। लेकिन 19,018 950 यहाँ पर जाए तो एंट्री के लिए अगर आप कोशिश करें तो आपको ट्रेड मिल जाएंगे। लेकिन अक्षय फिर ये बताइए कि स्टॉक्स में आपका कन्विक्शन कहाँ पर है, अभी क्या खरीदें, कौन से बाई कॉल्स हैं आपकी लिस्ट में? स्टॉक्स में एक्शन काफी पॉजिटिव है। काफी स्टॉक्स में बाइंग मोमेंटम स्ट्रांग है। डेरिवेटिव्स में भी बाइंग की पोजीशन बनती हुई दिख रही है। तो जो दो स्टॉक्स मेरे रिकमेंडेशन है बाई की तरफ है, पहला है पावर क्षेत्र से पावर ग्रिड, जहां पे एक स्ट्रांग मोमेंटम पावर सेक्टर में आज देखने को मिली है। तो पावर ग्रिड आप बाय करके चले करंट रेट पे विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 212 एंड एक्सटेंडेड टारगेट ऑफ 218, स्टॉप लॉस बनाए आप 197 का। और जो दूसरा मेरा ट्रेड रिकमेंडेशन रहेगा वो रहेगा आईटी क्षेत्र से टीसीएस। मेरा मानना है कि आईटी रिकवर कर जाएगा, शॉर्ट टर्म सपोर्ट बनाने की कोशिश में है। टीसीएस काफी ओवरसोल्ड स्टॉक है, बॉटम पे है, एक रिवर्सल की कोशिश में है। डेरिवेटिव्स में एक जो पीसीआर हम ट्रैक कर रहे हैं वो भी एक संकेत दे रहा है कि शायद जल्दी रिवर्सल देखने को मिले। तो आप बाय करें टीसीएस विथ अ टारगेट प्राइस ऑफ 3447, एक्सटेंडेड टारगेट 3462, और स्टॉप बनाइए ट्रेड में 3318 का। 3318 ये स्टॉप लॉस टीसीएस के लिए। आज हम देख रहे हैं कि आईटी में अच्छी खरीदारी है और टीसीएस की बात कर लें, इन्फोसिस आप देख लीजिए, एचसीएल टेक, तो आईटी से सपोर्ट आज बढ़िया है और उसके चलते ही बाजार ने अपने गेंस को टिकाए भी रखा। और दूसरा ट्रेड पावर ग्रिड का, पावर शेयरों में फिर से एक्शन है, चाहे पावर इंसलरी आप उठा के देख लीजिए, ट्रांसमिशन वाली खैर पावर ग्रिड हो गई, पावर फाइनेंसिंग में आरईसी पीएफसी में मूवमेंट देख रहे हैं। तो माहौल जैसा हम 2-3 महीने पहले देख रहे हैं तो उस तरह कुछ माहौल आज हमें पावर स्टॉक्स में दिख रहा है। 212 का लक्ष्य है पावर ग्रिड के लिए, बढ़िया लेवल्स आपके लिए। 202 पर ये ट्रेड कर रहा है, स्लो मूवर है लेकिन बढ़िया टिक के आपकी अच्छी कमाई करा देता है शेयर ये। कुछ आपके लिस्ट में कौन से दो शेयर हैं आज के लिए? हाँ अभिषेक, सबसे पहले आपको वेरी गुड आफ्टरनून, सारे दर्शकों को भी वेरी गुड आफ्टरनून। जो दो स्टॉक्स मेरे रेडार पे हैं फिलहाल वो है ग्रैन्यूल्स और किर्लोस्कर ऑयल। अब देखिए ग्रैन्यूल्स में एक मोमेंटम बिल्ड हो रहा था। आप देखें तो 325 के पास बहुत अच्छा बेस फॉर्मेशन था इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन। कल अच्छी ब्रेकआउट देखने मिली और आज फॉलो थ्रू है। सो ऑल इन ऑल यहाँ पे जो अपमूव है ये कंटिन्यू रह सकता है। 345 का हमारा पहला टारगेट था, आज सुबह वो हिट हुआ है। तो अब जो दूसरा टारगेट है 355, इसके लिए इसमें फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। और जो स्टॉप लॉस रहेगा आपका वो 325 से ऊपर शिफ्ट करके आप 330 तक भी कर दें। ये मोमेंटम जो है स्टॉक को और भी ऊपर लेके जा सकता है। साथ ही जो मेरा दूसरा पिक है वो है किर्लोस्कर ऑयल। इस शो में अजय के साथ मैंने काफी बार इस स्टॉक के बारे में चर्चा की है। और आप देखें तो इसका जो मोमेंटम है ये थमने का नाम नहीं लेता। मार्केट के साथ थोड़ी सी जो प्रॉफिट टेकिंग आती है उसमें भी अपने 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेके स्टॉक बहुत तेजी से रिबाउंड करता है। यहाँ पे आपको अपसाइड जो है ये 575 590 तक के दिख सकते हैं इन द नियर टर्म। तो इनको अपना टारगेट्स बना के चले। स्टॉप लॉस जो है ये 545 का रहेगा। ठीक है, बढ़िया है। किर्लोस्कर ऑयल और ग्रेन्यूल्स में फिर से हम देखने की तेजी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। तो ये दो शेयर कुछ के रडार पर क्लोजिंग के लिहाज से। नागराज आपके पास आएंगे, देखिए हमारे पास 4 बाय कॉल आ गई, उम्मीद करेंगे आपके पास भी खरीदारी के सौदे होंगे। सर बताइए। गुड आफ्टरनून। मेरे पास भी खरीदारी के सौदे ही हैं और मैं एक आध मिनट निफ्टी के बारे में कहना चाहूंगा। निफ्टी जो रिसेंटली हमने एक शार्प डाउनसाइड मोमेंटम देखा, उसके बाद में जो निफ्टी अपसाइड बाउंस देने की कोशिश की, जो रेसिस्टेंस हिट होने के बाद लास्ट 2 सेशन से जो डिक्लाइन था वो थोड़ा ज्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं था, उतना कुछ डैमेजिंग नहीं था। रेंज बाउंड एक्शन में डिक्लाइन था, उसके बाद में एक अच्छा खासा बढ़त आज देखने को मिला है। मेरे ख्याल से बार बार
रेजिस्टेंस को हिट करने की कोशिश कर रहा है मार्केट अराउंड 19,200 टू 300 के आसपास। मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा वैल्यू एरिया बनेगा ऑन द हर्डल्स। इवेंचुअली उसका एक अपसाइड ब्रेकआउट आने की कोशिश कर सकते हैं मार्केट। उसके अलावा आप ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स देखोगे, मिड एंड स्मॉल कैप में भी अच्छा खासे बढ़त दिखने को मिला है, आउट परफॉर्म की हम देख सकते हैं बेंचमार्क से। वो हिसाब से मैं दो लॉन्ग कॉल देना चाहूंगा। फर्स्ट वन है मेरा मंगलम सीमेंट। आप चार्टिकली देखोगे मंगलम सीमेंट एक अच्छा खासा एक बढ़त के साथ मूवमेंट दिया है। लास्ट कई महीनों से हाई टॉप हायर बॉटम है। रिसेंटली जो अपसाइड ब्रेकआउट किया है रेंज मूवमेंट के अराउंड 390-95 के आसपास। अभी नेक्स्ट हर्डल है उसका 414-415 के आसपास ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवरऑल चार्ट पैटर्न पॉजिटिव है, राइज इन द वॉल्यूम, आरएसआई भी एक अच्छे खासे संकेत दे रहे हैं। मेरे ख्याल से 414, 413 के आसपास ट्रेड हो रहे हैं, इधर से बाय कर सकते हैं। उसका नेक्स्ट अपसाइड टारगेट रहेगा अराउंड 435, 438 का। स्टॉप लॉस 400 का रख सकते हैं। मेरा दूसरा स्टॉक है पावर इंडिया। पावर इंडिया उसका दूसरा नाम है हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड। आप पावर इंडिया का चार्ट देखोगे कंटिन्यूअसली एक अपट्रेंड में था। रिसेंट एक शार्प डाउनवर्ड करेक्शन के बाद एक आज अच्छा खासा बाउंस दिखने को मिला है सपोर्ट के साथ से। हायर टॉप्स हायर बॉटम अभी भी बरकरार है। मेरे ख्याल से एक अच्छा खासा एक मौका है इसके लिए, स्टॉक के लिए। ऊपर के जो हर्डल्स है अराउंड 4685 4700 के एक रीच होने का और अपसाइड ब्रेकआउट देने के अराउंड 4440 4445 के आसपास ट्रेड हो रहे हैं, इधर से बाय कर सकते हैं। उसका अपसाइड टारगेट रहेगा 4650 और स्टॉप लॉस 4300 का रख सकते हैं। ठीक है, हिताची एनर्जी काफ़ी दिनों बाद देखा और आज का प्राइस एक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, 7% शेयर ऊपर। मैंने तो काफ़ी दिनों के बाद इस शेयर को देखा। अच्छा कि आपने मिस्टर शेट्टी ये नोट करवा दिया हमको, और आज के बाद हम इसको रेगुलर बेसिस पर ज़रा देखेंगे। 2-4 दिन आप टारगेट दे रहे हैं 4650 का, ये मेरे नोटिस में रहेगा, और 4300 का एक स्टॉप लॉस है। कुल मिला के एक भी सौदा आप ऐसा नहीं है जो आप वीकनेस का देखेंगे, सभी जगह पर आपको ठीक ठाक बाय के ही ट्रेड मिल रहे हैं। एक बार आप इंडिया विक्स दिखा सकते हैं। स्टार्टिंग में 7% नीचे है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स के एक अच्छा पॉइंट ये हो रहा है कि ये अब ऊपर नहीं आ रहा, ये पुल बैक नहीं दे रहा। इन स्पाइट ऑफ दिस कि ठीक है आपने गैप किया, गैप के बाद चले वापस थोड़ा सा नीचे आए हुए हैं, लेकिन अब इंडिया विक्स फियर मार्केट को नहीं दे रहा है। जो भी फियर है मार्केट्स के, जैसे पॉलिसी वाला फियर था कि फेड क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, वो पास ऑन हो गया। तो उसके बाद इंडिया विक्स का इस तरह से धराशायी होना लाजमी है और मार्केट का थोड़ा चलना लाजमी। हालांकि मैं फिर भी बोलूँगा उतना ज़ोर का नहीं चला निफ्टी और बैंक निफ्टी जितना चलना चाहिए था। फिर भी चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं कुछ सौदे और पकड़ते हैं। ट्रेडिंग कॉल आपने नोटिस कर ली। अब जरा मोमेंटम वाले शेयर्स या फिर ब्रेकडाउन कैंडिडेट्स पे आते हैं। पहले मैं कुछ बड़े शेयर्स ले रहा हूँ। इंडसइंड बैंक से शुरू करता हूँ। कुछ जरा इंडसइंड बैंक चेक करना, कोई ऑप्शंस का ट्रेड है वो आप खोल सकते हैं, कैश फ्यूचर जैसे आपको ठीक लगता है बताइएगा। तो टिप्पी देखिए, ओवरऑल सेटअप तो पॉजिटिव है, बट यहाँ पे एक दिक्कत ये कह सकते हैं कि अगर आप देखें टेक्निकली और डेरिवेटिव डेटा दोनों के हिसाब से, ये 1460 से लेके 1500 का जो जोन है, यहाँ पे बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस है। आई थिंक पिछले करीब 1 से 1.5 महीने से स्टॉक इस 1460 के लेवल को कन्विंसिंगली क्रॉस नहीं कर पाया है, या मैं कहूँ तो इस 1460 से 1480 के जोन को कन्विंसिंगली क्रॉस नहीं कर पाया है। तैयारी पूरी है, थोड़ा सा प्रीएम्प्टिव ट्रेड है, तो अगर कोई लेना चाहे तो 1500 के टारगेट्स तक के लिए इसमें प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 20 रुपए का इसका 1500 का कॉल ऑप्शन है। ये अगर आप बाय करें तो इसका जो अपसाइड है ये आपको यहाँ पे 28 से 35 रुपीज तक का मिल सकता है, और स्टॉप लॉस जो है आप करीब 14 रुपए के आसपास लेके चले तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, बिकॉज द स्टॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। यहाँ से अगर अपमूव आता है तो 30 से 40 पॉइंट की तेजी देखने मिल सकती है। तो स्टॉक लेवल की अगर बात करें तो 1500 से लेके 1510 तक का रेजिस्टेंस जोन रहेगा ऊपर में, और ऑन द डाउन साइड 1440 का स्टॉप लॉस। सो ओवरऑल आप इसको ऑप्शन से भी प्ले कर सकते हैं और कैश से चाहे तो भी प्ले कर सकते हैं। जस्ट दैट स्टॉप लॉसेस अपने टाइट रखिएगा अगर आप ऑप्शन के थ्रू प्ले कर रहे हो तो। ओके ठीक है, स्टॉप लॉसेस को थोड़ा सा टाइट रखिएगा, अदरवाइज़ ये बाय की कैटेगरी में आ गया, इसलिए कुछ ने आपको लेवल्स वगैरह सब बता दिए, मेरे को अब रिपीट करने की ज़रा ज़रूरत नहीं है। एक शेयर नीचे भी आप देख पा रहे थे, वो HDFC बैंक के रिगार्डिंग है। वहाँ पर आपने देखा होगा कि नीचे भी फ्लैश चल रहा था कि करीब 1.25 करोड़ के कई बड़े सौदे HDFC बैंक के अंदर एज अ ब्लॉक डील लगी है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा कोई इवेंट तो नहीं है, ऐसी कोई पॉइंट भी नहीं है,
और ये बड़ा शेयर है। इनफैक्ट ये तो बैंक निफ्टी की धुरी भी है। और आज अगर आप देखें तो एक पॉइंट मैंने आपको नोटिस करवाया था सुबह सुबह कि क्या मार्केट के अंदर कोई फ्रीक ट्रेड लगा है। तो हमने स्पॉट जब चेक किया वहाँ तो नहीं लगा था, लेकिन अगर आप फ्यूचर्स चेक करेंगे ना निफ्टी के, तो आपको 19,450 का एक हाई लगेगा, पॉइंट्स दिखा होगा। खाली फ्यूचर्स चेक करना। तो वो जो पॉइंट मैंने आपको सुबह नोटिस कराया था ना कि स्पॉट में नहीं दिख रहा बट वैसे दिखा है, ये कुछ काम की चीज़ है। कुछ बड़े प्लेयर्स मार्केट के अंदर एक्टिव हो रहे हैं। ये प्राइस एक्शन से, ब्लॉक से थोड़ा पता लग रहा है। HDFC बैंक पे एक बार आपकी रिकमेंडेशन चाहिए। खुश आप देंगे? आप ही बता दीजिए। डिम्पी देखिए, जो रीसेंट अंडर परफॉर्मेंस है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप देखें तो अब 1450 1460 के लेवल के आसपास एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है। ओवरसोल्ड टेरिटरी में चला गया था, तो वहां से आप हल्का सा रिबाउंड भी देख रहे हैं 20 से 30 पॉइंट का। मैं कहूंगा यहाँ पे अब ट्रेडिंग के लिहाज से ना बने रहें, क्योंकि मोमेंटम फिलहाल मिसिंग है। 1490 1500 का जो लेवल है ये क्रॉस होगा तब आपको ट्रेडिंग के लिहाज से इसमें अच्छा खासा एक्शन देखने मिलेगा ऑन द अपसाइड। तो ट्रेडिंग के लिहाज से ना लें, बट अगर आपका 6 से 12 महीने का व्यू है तब आप अक्यूमुलेशन स्टॉक में बिल्कुल जारी रखें। अगर यहाँ से बेस फॉर्मेशन करके रिवर्ट होता है तो आपको 1550 और 1600 के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं, एज आई सेड, इन द कमिंग 6 to 12 मंथ्स। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से SIP शुरू रखें, ट्रेडिंग के लिहाज से फिलहाल अवॉइड करें। ट्रेडिंग के लिहाज से अवॉइड कीजिए। जी हाँ, 1500 से 1550 की रेंज में ये शेयर हुआ करता था, फिर वहाँ से नीचे आया, थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहा, लेकिन अभी भी वो लेवल्स नहीं आए हैं कि जहाँ पर आप उसमें ट्रेड करने की सोचें। ये बिल्कुल सही राय है। लेकिन आज पावर स्टॉक्स की, जैसे कि हम चर्चा कर भी रहे थे, आज बहुत ही पावरफुल तेज़ी है। तेज़ी का करंट बहुत दौड़ रहा है और REC PFC हम देख रहे हैं कि 6% 7% की तेज़ी के साथ कारोबार कर रहे हैं। REC के शानदार नंबर्स आए थे, नतीजे आए थे। उसके बाद हम मैनेजमेंट का बयान भी आपके लिए सुना रहे थे कि क्रेडिट कॉस्ट जो है वो उनकी नेगेटिव हो गई है। मतलब ये हाईलाइट, ये सरप्राइज करने वाली चीज़ है, आपको सुन के थोड़ा आश्चर्य भी होगा, लेकिन जी हाँ ऐसा हुआ है। लेकिन क्यों ये शेयर चल रहा है और क्या ट्रिगर्स इसके लिए आगे बन रहे हैं, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी वामाक्षी जुड़ गई हैं ये पूरी डिटेल लेकर। वामाक्षी, बताइए क्यों दौड़ रहा है REC और इस पर ब्रोकरेज हाउसेस का व्यू भी क्या, ये भी बता दीजिएगा आप। जी बिल्कुल, REC की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो पॉजिटिव फ्रंट पर आए हैं कंपनी के लिए दूसरे तिमाही में, और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक में अपमूव जारी है। पहला फैक्टर है कि कंपनी में काफ़ी अच्छी लोन ग्रोथ दिखाई दी है। तो ओवरऑल डिसबर्समेंट्स की अगर हम बात करें तो 133% ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस से ये बढ़े हैं, और इसी के चलते काफ़ी अच्छी ग्रोथ सपोर्ट होती हुई नजर आई है 20% की उनके लोन बुक पर। मैनेजमेंट की तरफ से भी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक गाइडेंस आ रही है। इनफैक्ट वो कहना चाह रहे हैं कि वो करीब 2030 तक 10 लाख करोड़ की लोन बुक बना पाएंगे। मगर एनालिस्ट का मानना है कि ये जो टारगेट है, अगर करंट रेट रन रेट सस्टेन होती हुई नजर आती है तो FY28 तक ही ये टारगेट अचीव कर पाएंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो मार्जिन फ्रंट पर भी कंपनी ने अनुमान से बेहतर मार्जिन रिपोर्ट किए हैं। इनफैक्ट अगर हम देखें तो उन्होंने अपने ये लोन्स को रीप्राइस किया था, और इसी के चलते जो यील्ड्स में रीप्राइसिंग आई थी वो करीब 15 बेसिस पॉइंट्स की थी। कॉस्ट ऑफ फंड्स हालांकि स्टेबल रहे थे ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, और इसका इम्पैक्ट जो पॉजिटिव है वो निम्स पर नजर आया, क्योंकि निम्स करीब 17 बेसिस पॉइंट से बढ़े हैं सेकंड क्वार्टर में और 3.45% तक आ चुके हैं। आगे मैनेजमेंट के एक्सपेक्टेशंस है कि कॉस्ट ऑफ फंड स्टेबल रह सकते हैं और ओवरऑल जो निम्स है वो 3.5% के रेंज में आ सकते हैं। और एक पॉजिटिव फैक्टर जो हमने नजर आया है वो है कि कंपनी ने एक्सेस प्रोविजंस के रिवर्सल कर दिए हैं। इनफैक्ट प्रोविजंस उन्होंने करीब 760 ऑड करोड़ के रिवर्स किए हैं, और क्रेडिट कॉस्ट इसके चलते हमने देखा कि नेगेटिव टेरिटरी में आ चुके हैं, क्योंकि दो स्ट्रेस्ड एसेट्स थे एक्चुअली उनके जो रिजॉल्व होते हुए नजर आए हैं, और इसी के चलते ये जो प्रोविजन है उसका राइट बैक आया है। इनफैक्ट मैनेजमेंट उम्मीद कर रहे हैं कि FY24 में और 9 एसेट्स का रेजोल्यूशन आएगा, और इनफैक्ट ये 9 एसेट्स में से जो 4 एसेट्स है उनका जो रेजोल्यूशन है वो सूनर देन एक्सपेक्टेड हो सकता है, और ओवरऑल इनका जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो करीब 2500 करोड़ है। तो ऑल इन ऑल काफ़ी पॉजिटिव फैक्टर्स ज़रूर नजर आ रहे हैं रिजल्ट्स में, और इसी के वजह से हम देख रहे हैं कि CLSA ने अपना टारगेट प्राइस बढ़ाकर करीब 340 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। इक्विरिस की तरफ से लॉन्ग की रेटिंग आ रही है टारगेट प्राइस 351 के साथ, और फिलिप कैपिटल की तरफ से खरीदारी की राय आ रही है 350 के टारगेट प्राइस के साथ। तो ऑल इन ऑल ब्रोकरेजेस भी काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, और इन्हें यहाँ से करीब 15% का पोटेंशियल अपसाइड नजर आता है ये स्टॉक में। तो इसी के चलते REC फोकस में।
ओके, ठीक है। तो आरईसी पे ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स ज़्यादातर ने टारगेट्स को थोड़ा ठीक किया और प्लस में आप देख रहे होंगे सब ने 350, 340, 350 तक के टारगेट्स हैं और आरईसी अभी थोड़ा इससे दूर है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ सोच के किया ही होगा ब्रोकिंग्स ने, तो सीएलएससी की रिपोर्ट इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अब वहाँ पे जो टारगेट आप देख पा रहे हो 340 का। खैर इस बीच आप नंबर्स देख पा रहे हैं अदानी एंटरप्राइजेस के। एक बार ज़रा नंबर्स आप दिखा पाएंगे तो ऊपर ज़रा दिखाइए। दो चार चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। इनका रेवेन्यू पे मत जाइएगा, 41% वहाँ पे डाउन आपको दिखेगा, लेकिन अगर आप मुनाफा देखेंगे तो वो भी करीब 50% घटा है। पहले 400 प्लस करोड़ का हुआ करता था, अब 228 करोड़ का यहाँ पे नंबर आया प्रॉफिटेबिलिटी के भी। तो कुल मिला के नंबर्स उतने एक्साइटिंग नहीं लग रहे हैं, लेकिन फिर भी शेयर के अंदर कोई बड़ा क्रैक तो है नहीं। मेरे पास इसके एक्सपेक्टेशन के नंबर नहीं है कि मार्केट कितना एक्सपेक्ट कर रहा था, बट जैसे मेरे पास नंबर्स होंगे मैं वो भी आपको क्लियर कर दूंगा। लेकिन प्राइमा फेसी मेरे को ऐसा लगता नहीं कि बाज़ार के अंदर कोई बड़ा रिएक्शन कम से कम शेयर इस नंबर्स पे आपको आते हुए दिखेगा। मुनाफा 40%, 50% अराउंड, रेवेन्यू 40% अराउंड। शेयर्स का प्राइस एक्शन देखने के बाद लग नहीं रहा ऐसी कोई खास बड़ी प्रॉब्लम है। एक बार मार्जिन्स के नंबर आ जाएंगे तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। अभी मेरे पास मार्जिन्स के नंबर्स नहीं है, ठीक है। मैं शीट खोल रहा हूँ और मेरे पास जैसे ही नंबर्स आएंगे दिखेंगे मार्जिन्स के, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। एक काम करते हैं, इन बिटवीन जरा एक बार हम टेक्निकल एक व्यू ले लेते हैं और एक ऑप्शंस का ट्रेड भी है हमारे पास। आदित्य अरोड़ा हमारे साथ जुड़े, उनसे ज़रा बातचीत करते हैं। आइए ऑप्शंस का ट्रेड ले ही ऑप्शन आदित्य के साथ, और उन्हीं से ही ज़रा इसी के बारे में भी पता कर लेते हैं, अदानी एंटरप्राइजेस के बारे में भी। आदित्य, आप मेरे को ऑप्शंस का ट्रेड 1 मिनट बाद बताइएगा। पहले मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं, और वो सवाल है मेरा अदानी एंटरप्राइजेस पे। प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू दोनों कम है, शायद मार्केट समझता होगा, इसलिए ज़्यादा रिएक्शन भी नहीं है। मार्जिन्स की फिगर अभी मेरे पास है नहीं, तो जैसे होंगे मैं वो भी बताऊंगा। लेकिन आप ज़रा मेरे को देख के बताइए अदानी एंटरप्राइज पे इस समय क्या करना चाहिए, टेक्निकल और डेरिवेटिव सेटअप क्या कह रहा है? देखिए डिम्पी जी, मैं आपके व्यू से बिल्कुल सहमत हूँ कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिएक्शन नहीं है, और फंडामेंटली जो प्रॉफिट कम आया है वो कोई रीज़न आपने बताया उस वजह से आया। पर टेक्निकली मैं सेटअप के हिसाब से बात करूँ तो मुझे ज़्यादा गिरावट का रीज़न यहाँ पे दिखता नहीं है। मुझे लगता है 2200 जहाँ पे मेजर पुट राइटर्स प्रेजेंट है वो एक बाइंग जोन है, तो यहाँ से एक बाइंग का लेवल इमर्ज हो रहा है। तो यहाँ से तेजी का व्यू बना सकते हैं अगर किसी को बनाना है। 2200 का पुट राइट किया जा सकता है 74 में, और स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 130 का, और टारगेट रहेगा 0। तो यहाँ से न्यूट्रल टू बुलिश व्यू है मेरा। ओके, ठीक है, न्यूट्रल टू बुलिश व्यू है। हालांकि जो मेरे को लग रहा था कि इसका रिएक्शन होगा, बट ऐसा तो दिख नहीं रहा। और अभी भी मेरे पास मार्जिन्स के नंबर्स नहीं है। अगर मार्जिन्स के नंबर मेरे पास आ जाएंगे तो वो मैं आपको ज़रूर शेयर करूंगा। अभी मेरे पास अभी इसके नंबर्स नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं। आदित्य, आप अपने जरा ऑप्शंस का ट्रेड भी मेरे को बताइए जरा। बिल्कुल, देखिए आज बाजार का मूड माहौल बड़ा अच्छा है और बहुत दिन बाद तेजी के संकेत दिख रहे हैं। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि जिस हिसाब से पैटर्न्स देख रहा हूँ, ऐसा लगता है आज इंस्टीट्यूशंस भी अपनी शॉर्ट पोजीशन कवर करेंगे, और एक मॉन्स्टर शॉर्ट कवरिंग रैली इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, और उसमें हाई बीटा काउंटर्स बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो एक बीटन डाउन नेम मैंने चुना है, वो है डेल्टा कॉर्प, जिसमें बहुत भारी गिरावट थी। अब स्टॉक में तेजी के संकेत बन रहे हैं, तो इसमें एक तेजी का ट्रेड लेंगे। 132.50 का कॉल बाय करेंगे, 6.55 चल रहा है, और 140 का कॉल सेल करेंगे, अभी 3.7 चल रहा है। इसमें मैक्सिमम लॉस पोटेंशियल है 7980, और मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल है 13,020। तो तेजी का ट्रेड है, स्टॉक ऊपर जाएगा तो पैसा बनेगा। ठीक है, शुक्रिया आदित्य। तो डेल्टा कॉर्प कहेंगे कि ये आदित्य भी कह रहे हैं कि बीटिंग डाउन स्टॉक है, और इसमें ना स्ट्रेंथ थोड़ी सी दिख रही है लोअर लेवल से। आज जहां पर शेयर खुला वहां से भी हमने इसमें तेजी देखी है। 6% अब ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। ट्रेडर्स फेवरेट है और ट्रेड के मौके बन रहे हैं इसमें। 132.5 वाली कॉल लेनी है 6.5 रुपये पर, और 140 वाली थोड़ी सी ऊपर वाली कॉल बेचनी है 3.25 रुपये पर। अधिकतम मुनाफा 13,020 का, अधिकतम नुकसान 7,980 रुपये का आपको इसमें होगा। एक पॉइंट मैं अभिषेक और क्लियर कर दूं। डेल्टा कॉप तो आपने अच्छे से नोटिस कर लिया होगा। मेरे पास ना मार्जिन्स की फिगर आ गई है, और मैं यही मेरे को लग भी रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है ऐसा जो शेयर को गिरने नहीं दे रहा। वो मार्जिन्स ही है, नहीं गिरने दे रहे। आपने रेवेन्यू देखा 41% डाउन था, ये हो गया। F&O पे डिस्क्लोजर था, वो हो गया, आप सबको मालूम है, और हम तो कई बार रिपीट कर चुके हैं।
अदानी एंटरप्राइज एक बार वापस से दिखाना, और एक बार अदानी एंटरप्राइज में वापस से पता करता हूँ मिस्टर शेट्टी से। मिस्टर शेट्टी, आप इस शेयर को जब तक जरा रीड कीजिए। इसके अंदर जो सिल्वर लाइनिंग है वो मार्जिन्स की है। एक्चुअली YOY अगर आप इसके मार्जिन्स देख रहे हैं तो करीब 10.5% के आसपास आए हैं, और ये पिछली बार से करीब 5.5%। यानी कि जो आपने काम किया आपने बेहतर मार्जिन्स पे किया है। इनका अबीटा, जिसको हम ऑपरेशनल प्रॉफिट्स कहते हैं, वो करीब 30% बढ़ा है, और अब पिछली बार था करीब 1900 करोड़ रुपए के आसपास, इस बार उन्होंने दिखाया 2430 करोड़। तो इसलिए खाली प्रॉफिट और रेवेन्यू की फिगर पे ना जाएं, इसका जो अबीटा है और इसके जो मार्जिन्स है उसमें इम्प्रूवमेंट आया है। ये जो आप क्वार्टर एंड क्वार्टर हमने नीचे लिखा है, मैं आपको YOY भी बता रहा हूँ। क्वार्टर एंड क्वार्टर तो है ये 9 पॉइंट समथिंग से 10 पॉइंट समथिंग, और YOY जो है वो है 4.5 से सीधा 10, डबल, और एबिटा 30% ऑपरेशनल कॉस्ट। ठीक, इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू को ना देखते हुए मार्जिन्स को भी ज़रूर नोटिस किया जाए। ये शेयर आपको एक साइडवेज टू न्यूट्रल होके छूट जाएगा। मेरे को लग नहीं रहा कि बड़ा प्रॉफिट या बड़ा लॉस इसके अंदर आपको आता हुआ दिखेगा। डाबर के भी नंबर आ गए इस बीच। ठीक है, डाबर के नंबर आ गए हैं। आय 7.25% बढ़ी है, 3203 करोड़। फटाफट तो कुछ और आंकड़े आ जाएंगे, उसके बाद हम शेयर को एनालाइज भी करेंगे। 2% ऊपर फिलहाल ये कारोबार कर रहा है, लेकिन प्राइमरी मार्केट को लेकर भी एक्शन बहुत ज़बरदस्त है। हुनासा कंज्यूमर का IPO तो खुला हुआ है, लेकिन आस्क ऑटोमोटिव जो कि ऑटो इंसलरी कंपनी है गुड़गांव बेस्ड, उसका IPO खुलेगा 7 से 9 नवंबर तक, माफ़ कीजिएगा। प्राइस बैंड 268 से 282 करोड़ रुपए। इशू साइज होगा 834 करोड़ रुपए। 1988 में कंपनी की शुरुआत हुई, तो एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, और टू व्हीलर्स पर बेसिकली ये फोकस करती है। उनके ब्रेक शू, ABS जैसे कंपोनेंट्स ये बनाती है, और ठीक ठाक मार्केट शेयर कमांड करती है उस स्पेस में। मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं। हमारे साथ कंपनी के CMD कुलदीप सिंह जुड़ गए हैं, उनसे जरा जानकारी लेते हैं कि कंपनी की आगे ग्रोथ की योजनाएं क्या हैं। कुलदीप जी, बहुत शुक्रिया सर, माफ़ी चाहेंगे आपको इंतजार कराए क्योंकि बहुत सारे नंबर्स आ रहे थे। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि 834 करोड़ रुपए आप रेज करने जा रहे हैं IPO के थ्रू। सर जरा ये बताएंगे कि इसमें OFS कितना आप कर रहे हैं और फ्रेश इशू कितना है? थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। एंड ये जो हम कर रहे हैं इशू, बिकॉज हमारे पास कैपिटल की तो रिक्वायरमेंट, हमारे जो फ्री कैश फ्लोज हमेशा ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छे रहे हैं। थ्रू आउट वी हैव जनरेटेड एंड रीफ्लोड इनटू द कंपनी, एंड इट इज 100% हमारा ओन्ड बाय फैमिली है। तो ये सारा OFS ही है जो है, जितना भी हम कर रहे हैं। तो राठी जी, मतलब मान के चलें, क्योंकि कई बार ना क्या IPO को लेकर ना सवाल होते हैं कि अगर पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्टर की जेब में जा रहा है, कंपनी में नहीं जा रहा है, तो आखिर फिर ग्रो कैसे करेंगे? तो आपके पास भरपूर पैसे हैं ना, ग्रोथ कैपिटल तो पर्याप्त है, हम ये मान के चलें? भरपूर पैसे हैं, और जो ऑलरेडी हमने एक प्लांट अभी लगा दिया 300 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से, हमारी अगले 1.5 साल की 2 साल की ग्रोथ भी अश्योर्ड है उससे। अपने प्रोडक्ट प्रोफाइल के बारे में जरा जानकारी दीजिए, क्या क्या चीजें आप बना रहे हैं, और अगर हम टू व्हीलर स्पेस की अगर बात करें तो आप उसमें कितना मार्केट शेयर कमांड कर रहे हैं, और आगे एक्सपेंशन को लेकर योजनाएं क्या हैं, जरा भी बता दीजिएगा। हाँ जी, हमारे 3 बिजनेस वर्टिकल्स हैं। जो सबसे पहला बिजनेस वर्टिकल जहां से हमने शुरू किया है वो है ब्रेक शू का 2 व्हीलर में, एंड दी एडवांस्ड ब्रेकिंग सिस्टम लाइक ब्रेक पैनल असेंबलीज एंड ऑल इन दैट। और इस पूरे के पूरे सेगमेंट में हम मार्केट लीडर हैं कंट्री के, और हम अराउंड 50% शेयर जो है कमांड करते हैं कंट्री का। एंड ना कि OE में करते हैं, OEM में, OES एंड इंडिपेंडेंट आफ्टर मार्केट में भी हम लीडर हैं इस सिस्टम में। जो सेकंड वर्टिकल है हमारा, जो कि बहुत ही ग्रोइंग वर्टिकल है, दैट इज द एल्यूमिनियम लाइट वेटिंग प्रिसीजन सॉल्यूशंस। और उसमें जो है बहुत ही पिछले आपने देखा होगा कुछ ही सालों में बहुत अच्छी ग्रोथ आई है, और क्या कहते हैं, वो भी सेगमेंट हमारा कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। और आगे आगे हम जो फोकस है उसमें, द EV ऑलरेडी वी हैव क्रैक्ड। जितना भी EV के प्रोमिनेंट प्लेयर्स हैं इन द 2 व्हीलर सेगमेंट, वो सारों को हम ऑर्डर्स लेके सप्लाई कर रहे हैं। और साथ में नाउ पैसेंजर कार्स को भी हम थ्रू द Tier 1 लाइक मैग्नेटी, मेरेली एंड डेंसो, वी आर सप्लाइंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स ऑफ लाइक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट बॉडीज। और इसमें हम नॉन ऑटोमोटिव के एक्सपोर्ट में भी चले गए, एंड दैट टू वी आर सप्लाइंग टू फॉर्च्यून कंपनीज लाइक नंबर 1 कंपनी इन पावर टूल में स्टैनले ब्लैक एंड डेकर, और ATVs में पोलरिस एंड ऑल दैट।
थर्ड वर्टिकल हमारा सेफ्टी कंट्रोल केबल का है, वहाँ भी हमने टेस्टिंग करा के, जो कि हमारा एक ताइवान की कोलैबोरेशन के साथ है, बैकअप है, और वहाँ भी हमने 3 OEM ले डाले हैं, जिसमें कि होंडा मोटरसाइकिल है, हीरो मोटर है और सुजुकी मोटरसाइकिल है। और इसमें तो पिछले 15 से 30 साल से इन द एडवांस्ड ब्रेकिंग सिस्टम वी आर जी। वेरी लकी टू सप्लाई टू होंडा मोटरसाइकिल, स्कूटर, हीरो मोटरकॉप, सुजुकी, यामा, बजाज, टीवीएस एंड एवरीबॉडी। जी, ठीक है। तो जितने भी बड़े नाम हैं टू व्हीलर स्पेस के, होंडा, हीरो मोटो, सुजुकी, टीवीएस मोटर, यामाहा, बजाज, रॉयल एनफील्ड, सबको सप्लाई कर रहे हैं। सर जरा ये बताएंगे कि अभी मार्जिन्स किस लेवल पर हैं और आगे आपकी किस तरह से और ग्रोथ होने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी आप तो 5 राज्यों में 15 आपके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। आगे बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, क्योंकि हमारा जो सेक्टर है टू व्हीलर का, जैसा आप देखेंगे कि ये चला नहीं है। अभी 18-19 के पे जो पीक गया था, उससे भी सेक्टर अभी नीचे है आज भी। तो जैसा कि क्रिसिल अपनी रिपोर्ट में कहता है कि अब ये सेक्टर 10 से 12% की ग्रोथ लेगा, क्योंकि वी ऑल्सो एग्री विद दैट, वी सी अ वेरी गुड पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ इन द सेक्टर। बट इस सेक्टर के साथ साथ, जैसा मैंने आपको बताया कि जो हमने अपने आप को ईवी के अंदर भी कंप्लीटली फुल्ली बाकी कस्टमर्स के साथ जोड़ लिया है और उनकी ग्रोथ के साथ जोड़ेंगे, और जो अब हमारा एक्सपोर्ट और पीवी के तरफ फोकस चला गया है, तो वहां भी हम अपना फर्दर ट्राइंग गेटिंग मोर एंड मोर कस्टमर्स इन दैट। राठी जी, बहुत शुक्रिया आपका और बहुत शुभकामनाएं आपकी आईपीओस को लेकर और आगे कंपनी की ग्रोथ को लेकर भी। बहुत अच्छा लगा सर बातचीत आपसे। कभी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो गुड़गांव मच। कभी आए तो आपसे मुलाकात भी हो जाएगी। ठीक है, तो आस्क ऑटोमेटिव, जैसा कि मैनेजमेंट बता रहा था कि 50% जिस वर्टिकल में ऑपरेट कर रहे हैं ब्रेक शू और एबीएस, उसमें 50% इनके पास मार्केट शेयर है। और एनालाइज करेंगे, एक्सपोर्ट से भी समझेंगे कि कंपनी कितनी अच्छी है, कितना दम है आईपीओ खोलने के दिन या फिर उससे थोड़ा सा पहले। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो तमाम हम ट्रेडिंग कॉस्ट लेंगे अपने एक्सपोर्ट से, बीटीएसटी या फिर एसटी। अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मिंडा के भी नंबर आए, डाबर के भी नंबर आए। थोड़ी देर में गुरमीत चड्ढा भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी करेंगे बातचीत। लेकिन ठीक उससे पहले एक काम हम और कर लेते हैं, टाइटन के नंबर्स आने वाले हैं। विनी को अपने साथ छोड़ते हैं, जरा टाइटन के नंबर्स के बारे में पता कर लेते हैं और फिर हम जरा कुछ इसके बारे में पता भी करेंगे। और एक अदानी एंटरप्राइज पे मेरे को वापस जाना है मिस्टर शेट्टी के पास, वो भी थोड़ा आइडिया लूँगा उनसे मैं। तो पहले टाइटन के नंबर्स के बारे में जरा विनी हमको बता रही है। विनी जरा बताएं आप। तो यस, टाइटन के जो नंबर्स है ये टाइम हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अराउंड 20% की रेवेन्यू ग्रोथ आएगी। यहाँ पे मार्जिन में थोड़ी कंट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है, 12.32% पे मार्जिन है वर्सेस लास्ट ईयर 14% पे एक्सपेक्टेशन है। और प्रॉफिट्स म्यूटेड रहने वाले हैं ये टाइम अराउंड। ना मेनली डिले इन फेस्टिव सीजन था, ये क्वार्टर में अधिक मास भी आ रहा था, तो कंपनी ने अपने Q2 अपडेट में बताया था कि इसकी वजह से मे भी थोड़ा इम्पैक्ट आ रहा है कंपनी के लिए, और इसीलिए हम लोग देख रहे हैं तो सिर्फ म्यूटेड ग्रोथ दिख रहा है। प्रॉफिट्स और मार्जिन में भी थोड़ी डिक्लाइन दिख रही है। मार्जिन को क्या इम्पैक्ट कर रही है कि लास्ट टाइम उनका हाई बेस भी था, लास्ट टाइम भूलिए मत, तो यस वो भी है। और एक तो उनकी स्टार्टेड इन्वेंट्री गेन्स है, वो अब नहीं है ड्यू टू दैट, और हायर कंज्यूमर एक्टिवेशंस है एंड प्रमोशंस है जिसकी थोड़ी इम्पैक्ट आ सकती है वहाँ पे। नए जो उनके ग्रोथ इंजन है जैसे वेरिएबल सेगमेंट, नेरा, कैरेट लेन, वहाँ पे अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है कंपनी से, और उन्होंने Q2 अपडेट में भी ये बताया था। और उनकी Q2 अपडेट में उन्होंने हाईलाइट किया था ज्वेलरी डिवीजन में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अराउंड 19% की ग्रोथ होगी, वॉचेस में अराउंड 32% और 12% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है आई केयर बिजनेस में। ओवरऑल फैक्टर्स टू वॉच आउट फॉर क्या है, कॉमेंट्री क्या आ रही है डिमांड आउटलुक पे। अभी फेस्टिवल सीजन चालू हो चुका है, तो अभी क्या डिमांड में रिकवरी दिख रही है कि अभी भी सबड्यूडनेस है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। प्रोडक्ट मिक्स, स्टार्टेड रेशो, उनकी सेल्स कैसे बढ़ रही है, और वॉल्यूम ग्रोथ क्या है कंपनी का, एसएसएसटी ग्रोथ क्या है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है कंपनी के लिए वॉच आउट करने के लिए। ठीक है विनी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये पूरी की पूरी सारी डिटेल बताने के लिए नंबर्स के, और साथ ही कमेंट्री में भी टिपिकली क्या रहना चाहिए इंपॉर्टेंट। खुश, जरा आप टाइटन देखिए, उसके बाद फिर जाते हैं मिस्टर शेट्टी के पास। था और उसका कारण ये भी है कि 33-50 का जो जोन है, यहाँ पे डबल टॉप जैसा आपको एक फॉर्मेशन दिखेगा, वहां से स्टॉक स्लाइड हुआ है। बट अब अच्छी बात यह है कि इसका जो रिबाउंड है ये भी इक्वली शार्प है। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक अक्यूमुलेशन जोन बिल्कुल बनता है।
अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग और शार्प रन अप के बाद हम देख चुके हैं और अब एक रिकवरी का साइन है। सो दिस इज रादर अ गुड टाइम टू एंटर। रिजल्ट्स के चलते थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रहेगी तो उसको फैक्टर इन करके चले, रिस्क मैनेजमेंट ध्यान में रख के चले। बट अगर सिर्फ प्योरली लेवल्स के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे ऑन द डाउन साइड 3140 का एक सपोर्ट जोन है फ्रेश पोजीशंस के लिए, वो आपके लिए एज अ स्टॉप लॉस एक्ट करना चाहिए। ऑन द अपसाइड यहाँ पे 3270 और 3350 के जो दो लेवल्स हैं ये एज ए टारगेट एक्ट करेंगे। सो ओवरऑल बायस यहाँ पे पॉजिटिव है, अक्यूमुलेट करके चले, रिजल्ट के पहले थोड़ी सी वॉलेटिलिटी होगी उसको ध्यान में रखते चले। ठीक है, डन। तो ये टाइटन के नंबर्स कैसे आ रहे हैं? टाइटन पे आपको पूरा ट्रेड खुश ने बता ही दिया। इंडिगो के भी तिमाही नंबर्स आने वाले हैं। सौमित मेरे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम पता करेंगे कि इंडिगो के नंबर्स इस समय कैसे रह रहे हैं। लेकिन मिस्टर शेट्टी, अदानी एंटरप्राइज के अंदर फॉल क्यों आ गया? ये मार्जिन्स को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, इस वजह से क्या? जी हाँ, मार्केट में कभी कभी न्यूज के आगे डिस्काउंटेड रहता है और न्यूज के आगे मार्केट प्राइस बिहेवियर दिख जाता है। चार्टिकली मैं समझता हूँ कुछ मोमेंटम तो नहीं है, साइडवेज रेंज मूवमेंट है, बहुत ही बढ़िया तरीके से रेंज मूवमेंट में स्टॉक शिफ्ट हुआ है कई महीनों से। मुझे लगता है कि 2150 2165 के आसपास एक सपोर्ट है, थोड़ा कुछ नीचे फिसल सकता है, उधर से एक छोटा सा अपसाइड बाउंस आ सकता है। सो एक रेंज में मोमेंट रहेगा, 2150 टू 2300 के आसपास से प्राइस एक्शन रह सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, छोटी अवधि में एक रेंज में ही रहेगा अडानी एंटरप्राइजेज। लेकिन टाइटन की थोड़ी देर पहले बातचीत हो रही थी, अब टाइटन के बाद ना टायर की बात करेंगे। जेके टायर आज फर्राटा रफ्तार भरी है शेयर ने और नतीजे इसके अच्छे आए थे। मुनाफा जो है करीब 4 गुना हो गया है। मार्जिन की बात करें तो डबल से भी ज़्यादा और 9% ऊपर अब ये शेयर कारोबार कर रहा है। तो जरा जेके टायर पर आगे थोड़ा बातचीत कर लेंगे, लेकिन एक काम करते हैं। इंडिगो के नंबर्स आने वाले हैं कल और इंडिगो को लेकर अनुमान क्या है, उम्मीदें क्या हैं, किस तरह के आंकड़े आएंगे, कहां पर आपकी नजर होनी चाहिए, ये तमाम चीजें बताने के लिए हमारे सहयोगी सौमित सरकार जुड़ गए हैं। सौमित, आज हम देख रहे हैं कि डे हाई पर 3% के आसपास की तेजी है। क्या बहुत अच्छे नंबर्स की उम्मीद है क्या? अगर सिक्वेंशियल बेसिस पे देखें तो एक म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है इंडिगो से सेकंड क्वार्टर में, बट ये सीजनैलिटी के कारण भी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो Q2 में एयर ट्रैफिक थोड़ा वीकिश साइड पे रहता है, क्योंकि लोग उतना घूमने नहीं जाते बाहर, तो थोड़ा वीक साइड ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है। अब अगर आप सिक्वेंशियली देखेंगे तो रेवेन्यू 12% नीचे हो सकता है। एबिटा अगर फॉरेक्स लॉस को एडजस्ट कर लो आप तो 69% नीचे हो सकता है। मार्जिन करीब 10.4% के आसपास आ सकते हैं और कंपनी इस क्वार्टर में एक नेट लॉस रिपोर्ट करने की एक्सपेक्टेशंस है, करीब 660 करोड़ का नेट लॉस आ सकता है। अब यील्ड्स जो है, जिसे कि एवरेज टिकट प्राइसेस भी कहा जाता है, वो करीब 13% लोअर हो सकता है सिक्वेंशियल बेसिस पे। अब सीजनली वीक क्वार्टर होने के कारण ही अगर आप देखेंगे तो एयर ट्रैफिक जो है वो भी लोअर साइड पे है, यील्ड्स जो कि एवरेज टिकट प्राइसेस है वो भी लोअर साइड पे है, और पैसेंजर लोड फैक्टर जिसे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी कहा जाता है वो भी लोअर साइड पे आने की एक्सपेक्टेशंस है। अब अगर आपको याद होगा तो Q1 में एक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट रिपोर्ट किया था इंडिगो ने और उससे सीधा एक लॉस पे आ रही है कंपनी सेकेंड क्वार्टर में। तो इससे आपको क्लियरली मालूम पड़ रहा है कि कितना इनकंसिस्टेंट हो सकता है किसी एयरलाइन कंपनी का रिजल्ट। उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो सेकंड क्वार्टर में काफ़ी सारे डिस्काउंट्स कंपनी ने रन किए थे अपने मार्केट शेयर को गेन या प्रोटेक्ट करने के लिए, तो इसके कारण भी एक लॉस का अमाउंट ये 660 करोड़ के आसपास आ रहा है। बट क्या किन चीज़ों पे ध्यान रखनी होगी हमें इंडिगो के रिजल्ट पे, अगर उस पर आप देखेंगे, क्योंकि कल पोस्ट मार्केट कंपनी कॉन्फ्रेंस कॉल भी करेगी, तो FY25 का कैपेसिटी गाइडेंस क्या है, उससे हमें कंपनी की ग्रोथ प्लान्स क्या है पता चलती है। इंजन इश्यूज़ को लेके क्या कंपनी की कॉमेंट्री आ रही है, एडिशनल कॉस्ट क्या हो रहे हैं कंपनी को, क्योंकि कंपनी ने अपना जो लीजिंग मॉडल है उसको भी चेंज किया है, और उसी के साथ कैसा डिमांड वो देख रहे हैं फेस्टिव सीजन में आगे चल के, और कैसे टिकट प्राइसेस रह रहे हैं अर्निंग सीजन अपना फेस्टिव सीजन में। इन चीज़ों पे मैनेजमेंट की क्या कॉमेंट्री आ रही है, इन चीज़ों पे ध्यान रखनी होगी। ठीक है, कमेंट्री काफ़ी अहम होगी। हालांकि नतीजे थोड़े से कमज़ोर साइड पर आने की आशंका है। 660 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज कर सकती है कंपनी 3087 करोड़ रुपए के मुनाफे के मुकाबले, और मार्जिन में भी हम कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे 29% से घटकर 10.5% के आसपास की। हालांकि 2 दिन ये शेयर गिरा था, लेकिन 2 दिनों की जो गिरावट थी उसकी पूरी की पूरी भरपाई आज शेयर ने कर ली है। डे हाई पर ट्रेड हो रहा है, 3% के आसपास की तेजी है। कुछ इंटरग्लोब, जैसा कि सौमित बता रहे हैं कि सीजनलिटी वाला फैक्टर रहेगा, लेकिन कमेंट्री काफ़ी अहम होगी, नतीजे थोड़े से म्यूटेड रहेंगे। नतीजों से पहले आज तेज है, तो जिनके पास हैं उनकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कल के सत्र में नतीजों से पहले?
तो अभिषेक देखिए, स्टॉक एक हल्के से रिबाउंड में है इन द नियर टर्म, बट दैट इज जस्ट टेक्निकल रिबाउंड। अगर आप देखें तो स्टॉक में एक अच्छा खासा फॉल आया था। मुझे लग रहा है कि ये 2500 से 2525 तक का जो लेवल है, ये एज रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है। स्टॉक इसको क्रॉस करने के लिए थोड़ी मशक्कत कर रहा है। तो मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ पे पार्ट प्रॉफिट बुक करके चले, अगर किसी ने निचले स्तरों पे स्टॉक को लिया हो, या एट द वेरी लीस्ट यहाँ पे आपको 2475 के जो लेवल्स हैं इसके आसपास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए। नियर टर्म में अगर देखें तो जून में 2750 के आसपास का हाई बना के स्टॉक उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो शायद साइडवेज कंसोलिडेशन यहाँ पे हो सकता है, एक बार रिजल्ट का इंपैक्ट जो है ये हट जाए तो 2500 का रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए 2475 का। फ्रेश पोजीशंस यहाँ पे इनिशिएट ना करें। नई पोजीशन आपको नहीं बनानी है इंडिगो में। बढ़िया रणनीति। 2500 रुपए पर फ्यूचर्स में ये शेयर ट्रेड कर रहा है। कुछ और जरा शेयर्स की बात करेंगे, और आज हम देख रहे हैं कि ब्रिटानिया ने अपनी तेज़ी को होल्ड करके रखा है। ये एक बढ़िया चीज़ है। डेल्टा कॉर्प इस वक्त फ्यूचर्स का ये टॉप गेनर है। जब आपको थोड़ी देर पहले ऑप्शंस की रणनीति बताई थी आदित्य अरोड़ा ने, तो 6% ऊपर था, लेकिन मोमेंट इसमें और थोड़ा तेज़ हुआ है। तो ये आंकड़ों का कमाल होता है। REC PFC ऑलरेडी अपने गेंस को मजबूती से बनाए के रखे हुए हैं। BHEL अगर आपको याद हो तो भसीन साहब ने कुछ दिनों पहले ही ये स्टॉक आपको रेकमेंड किया था। BHEL के शेयर में बढ़िया मूव से करीब 6% ऊपर ये शेयर आज ट्रेड कर रहा है और डी हाई पर है। हमने देखा था कि 145 से ऊपर ये शेयर गया था, 145-50 की रेंज में। नागराज बताइए क्या करना चाहिए BHEL में? अच्छी तेज़ी है, जो 120 वाले 115 वाले जो लोग हैं वो प्रॉफिट टेकिंग के बारे में सोचें, या फिर आप और तेजी देख रहे हैं यहां से? जी हाँ, आप चार्टिकली BHEL का जो चार्ट देखोगे एक अच्छा खासा रनअप में था कई महीनों से। अभी रिसेंटली एक डाउनवर्ड करेक्शन या रेंज बाउंड मूवमेंट के बाद छोटा सा नेगेटिविटी चार्ट में दिखने को मिला था स्टॉक में। मुझे लगता है कि आज का जो अपसाइड बाउंस कहीं ना कहीं एक इंडिकेट करता है कि वापस ये मोमेंटम रीगेन कर सकता है, और मुझे लगता है कि आगे वाले दिनों में जो नेक्स्ट उसका रेसिस्टेंस है 144-145 तक जा सकता है। BHEL को लेकर ये व्यू, लेकिन चलिए कुछ और स्टॉक्स को लेकर जरा व्यू लेते हैं। JK टायर की बातचीत कर रहे थे और बेहतरीन नतीजे, मुनाफा 4 गुना, मार्जिन डबल, एक्सपेंशन करेंगे, 20% कैपेसिटी बढ़ाएंगे, और ब्रोकरेजेस भी बुलिश हैं। MK की रिपोर्ट कुछ दिन पहले आई थी, उन्होंने 400 रुपए के ऊपर के लक्ष्य दिए थे। आप ये रिटर्न्स देखिए आज के महीने भर की, इस साल, 1 साल, 5 साल, आपको चौतरफा तेजी दिखेगी। और इनके जो पेयर्स हैं, जो सेक्टर की बाकी कंपनियां हैं, उनके मुकाबले भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। एक जरा टेक्निकल नजरिया अक्षय आप दीजिए। JK टायर तेज रफ्तार तो हम देख रहे हैं, महीने भर में भी शेयर ठीक ठाक चल गया है। यहां से आप कितनी तेजी देख रहे हैं? क्या तेजी और बढ़ेगी, या फिर थोड़ा सा कॉशियस होके ज्यादा बड़े दांव नहीं खेलने चाहिए? जी, JK टायर में एक तरफा तेजी रही है। मेरा मानना है और जगह है 360-370 तक JK टायर में। पर अगर आपके पास ऑलरेडी शेयर्स लिए हुए हैं तो इनको होल्ड की मैं राय दूंगा। अगर फ्रेश खरीदारी करनी है तो ये लेवल रिस्क रिवॉर्ड के पे ऑफ से सही नहीं बैठेगा। तो नए बायर्स के लिए आपको थोड़ा नीचे के स्तर पे 320-325 ये लेवल के लिए वेट करना सही होगा। 360-370 का टारगेट इंटैक्ट है, तो टारगेट इज इंटैक्ट। बस एंट्री के लिए अगर फ्रेश एंट्री है तो डिप के लिए वेट करें। जिनके पास है शेयर तो 360-370 वहां पे आप अपना मुनाफा वसूली कर लीजिए। ठीक है, JK टायर में को लेकर ये व्यू। लेकिन एक खबर आ रही है स्टूडेंट्स के लिए राहत से जुड़ी खबर। वो ये है कि 1000 से कम फीस वाले हॉस्टल और PG अकोमोडेशन को GST में छूट मिल सकती है। और ये इंटरेस्टिंग खबर लेकर आए हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश बताइए क्या खबर है आपके पास? देखिए, जो PG और हॉस्टल एकोमोडेशन हैं उनको जल्द ही बड़ी राहत मिलती हुई दिख रही है। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स उन PG हॉस्टल्स में जाएंगे रहने के लिए, उन्हें भी बड़ी राहत मिलते हुई दिख रही है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से PG और हॉस्टल एकोमोडेशन को GST में छूट मिलने की संभावना है। ये प्रस्ताव है जिस पर चर्चा चल रही है। सूत्रों के हवाले से हमें इस बात की भी जानकारी मिल रही है कि अगली GST काउंसिल की बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी और इस पर GST काउंसिल अपनी मुहर लगा सकती है। इसका मतलब ये है कि सर्टेन थ्रेशोल्ड लिमिट के साथ, यानी कि वैसे PG और हॉस्टल एकोमोडेशन जहां पर जो टैरिफ है वो 1000 रुपये से कम है,
उस पर जीएसटी ख़त्म की जा सकती है, यानी कि उनको जीएसटी में छूट मिल सकती है। इससे ज़ाहिर तौर पे जो छोटे साइज़ के हॉस्टल और पीजी एकोमोडेशन है उनको राहत मिलेगी, साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें सबसे ज़्यादा राहत मिलेगी, खासकर वैसे पीजी और हॉस्टल एकोमोडेशन में जहां जो टैरिफ है वो रोज़ाना 1000 रुपये से कम है। जैसा कि आपको पता है कि पिछली जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस मसले पर चर्चा भी हुई थी, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया था। हालांकि कई राज्यों ने इस मसले पर अपने रिप्रेजेंटेशन दिए हैं, साथ ही साथ इंडस्ट्री ने भी सरकार से सिफारिश की है कि छोटे साइज़ के जो पीजी और हॉस्टल एकोमोडेशन है जहां पे रूम टैरिफ 1000 रुपये से कम है रोज़ाना आधार पर, उनको जीएसटी से छूट दी जाए। इससे स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा होगा और इस तरह के जो छोटे एकोमोडेशंस हैं उन्हें बिजनेस बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। अब इस मसले पर अगली जीएसटी काउंसिल में चर्चा हो सकती है, जैसा कि हमें सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि पिछले बैठक में जो फैसला नहीं हुआ था, फैसला टल गया था, उसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह ये थी कि ज़्यादा डेटा। छात्रों से जुड़ी एक राहत की खबर जो कि प्रकाश आपको दे रहे थे, लेकिन 3:20 के आसपास समय रह गया है और अपने एक्सपर्ट से फटाफट ये जान लेते हैं कि कल के लिए एसटीबीटी या फिर बीटीएसटी ट्रेड्स कौन से हैं। शुरुआत आपसे करेंगे, कुश बताइए कौन सा सौदा आप लेकर जाएंगे। तो अभिषेक देखिए, यहाँ पे कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छी खासी एक बढ़त है जो उन्होंने अभी भी पकड़ के रखी है। ऐसे कुछ स्टॉक्स जिनको बीटीएससी में लिया जा सकता है। पहला जो स्टॉक मेरे रेडार पे आ रहा है वो है सिप्ला। अगर आप देखें तो इस स्टॉक में रिजल्ट्स के बाद अच्छी खासी बढ़त बनी हुई थी और 1200 के जो लेवल हैं उसको इसने होल्ड किया हुआ है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ऊपर के जो लेवल्स हैं ये देखने मिल सकते हैं। नियर टर्म में मैं यहाँ पे 1240 और 1260 तक के लेवल्स देखता हूँ और स्टॉप लॉस जो है वो मैं इस 1200 के सपोर्ट जोन के जरा नीचे प्लेस करूंगा। सो समवेयर क्लोज टू 1195। सो सिप्ला यहाँ से हमें लग रहा है कि और तेजी बता सकता है। ठीक है, सिप्ला ये है कुश के रडार पर। अक्षय, आपके फोकस में क्या है, कहां पर आपका कन्विक्शन आ रहा है? जी, मैं मारुति को देख रहा हूँ। ऑटो क्षेत्र में 10,360 का रेट चल रहा है। एक अच्छे रिजल्ट के बाद थोड़ी सी एक मुनाफा वसूली देखने को मिली थी। 10,200 250 के सपोर्ट से इंट्राडे में रिकवर करा है। गए आधे घंटे में अच्छी एक्शन है, ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग की तरफ बिल्डअप होते हुए दिख रहा है। तो एक अच्छा बीटीएसटी कैंडिडेट बन रहा है मारुति। स्टॉप लॉस बनाए 10,200 के नीचे, एक रिकवरी में 10,600 से 10,700 तक कल तक आपको मिल सकता है मारुति में। तो बाय मारुति फॉर बीटीएसटी। ठीक है, मारुति पर बीटीएसटी 1% ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। बढ़िया है, अच्छे स्टॉक्स निकल के आ रहे हैं बीटीएसटी के लिए भी। नागराज, आप बताइए आपके लिस्ट में क्या है आज? जी हाँ, मैंने जो स्टॉक डिस्कस किया था मंगलम सीमेंट और पावर इंडिया, उसमें ही मैं जाना चाहूंगा। हालांकि मंगलम सीमेंट में थोड़ा कुछ कंसोलिडेशन हुआ है मैं रेकमेंड करने के बाद, अभी भी अट्रैक्टिव है बाइंग के लिए। मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म के लिए एक अच्छा खासा बढ़त दिखने को मिलेगा। दूसरा पावर इंडिया, जो ऊपर का जो मैंने टारगेट दिया था 460 4650 तक, उधर तक वेट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। मंगलम सीमेंट ये बताया था नागराज ने और वही सौदे लेकर जाएंगे। बाजार देखिए पिछले घंटे भर में ना अगर आप इंडेक्स को देखेंगे तो आपको कोई खास एक्शन दिखेगा नहीं, उसी लेवल के आसपास है, थोड़ा सा कंसोलिडेट करके 19,136 के आसपास है। यानी कि अगर ऊपर से देखेंगे तो आपको 35-40 अंक हल्का ज़रूर दिखेगा बाजार आपको। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और ख़ास तौर से आज हमने मिड कैप में भी ठीक ठाक एक्शन आज होते हुए देखा है। कुछ अगर हम ट्रेड्स की बात करें अगर, तो बैंकिंग स्टॉक्स में आज खास तौर से छोटे मझोले बैंकों में आज हमें ठीक ठाक एक्शन दिखा है। कुछ बैंकिंग में कहीं आपको एसटीबीटी या फिर माफ कीजिए बीटीएसटी आपको नहीं दिख रहा है क्या? अभिषेक देखिए, यहाँ पे बैंकिंग क्षेत्र में एक जो कहते हैं फाइट ये चल रही है कि स्टॉक्स एक्चुअली काफी सपोर्ट जोन पे हैं, लेकिन जो मोमेंटम है वो मिसिंग है। अगर आप बैंक निफ्टी भी देखें तो अपने 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वहां बार बार फेलियर मिल रहा है। तो इसीलिए अगर हम थोड़े से लंबे व्यू के हिसाब से देखें 3 to 6 मंथ्स के हिसाब से, तो बैंकिंग के जो ये स्टॉक्स हैं ये काफी अट्रैक्टिव लेवल पे हैं। बट जब तक इनमें मोमेंटम नहीं आता तब तक नियर टर्म या बीटीएसटी के लिए बाय करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। दैट सेड, इसमें हमें एक स्टॉक जो अभी भी पसंद आ रहा है वो है प्राइवेट स्पेस से, एंड दैट इज एक्सिस बैंक। स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम बिल्कुल जायज है, जो इसमें रिकवरीज आ रही हैं ये भी काफी फास्ट है। सो मेरे हिसाब से एक्सिस बैंक को आप अगर चाहें तो अपने रेडार पे बिल्कुल रख सकते हैं। यहाँ पे नियर टर्म में 998
और ऊपर में अगर मैं देखूं तो 1120 के जो 2 लेवल्स हैं ये आते हुए देख सकते हैं स्टॉक में आने वाले कुछ दिनों में। और ऑन द डाउन साइड 965 को मैं मेरा सपोर्ट जोन है तो उसको स्टॉप लॉस लेके चलूंगा। सो एक्सिस बैंक फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा रिकवरी के संकेत दिखा रहा है, बट जैसा मैंने कहा ओवरऑल बैंकिंग स्पेस थोड़े से प्रेशर में है, तो सिलेक्टिव रहिए। ठीक है, सिलेक्टिव रहना है आपको बैंकिंग स्पेस में। एक्सिस बैंक को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन सूर्या रोशनी के नंबर आए हैं। आय 35% घटी है, 1916 करोड़ रुपए का आंकड़ा आया है। मुनाफा 13.5% घटा है और 77 करोड़ का फिगर। ये सालाना आधार पर ये आंकड़े हैं। हालांकि जब पावर शेयर में चौतरफा जब रौनक थी ना, तो पावर बस आप जोड़ दीजिए, वो सारे के सारे शेयर चल रहे थे। सूर्या रोशनी भी उसमें से एक था। अगर आप इस साल के अगर गेंस की बात करें तो ये शेयर डबल हुआ है, मतलब 200 रुपये इसका 52 वीक लो है, अब ये 550 रुपये पर ये ट्रेड कर रहा है। हालांकि हमने देखा है कि 570-80 वाले रेंज में सितंबर से लेकर अब तक 2-3 बार ये कोशिश अटेम्प्ट किया उसको पार करने की, लेकिन वहां पर जाके सप्लाई आ गई और शेयर ही नीचे आ गया। सूर्या रोशनी पर एक क्विक कमेंट आपसे चाहेंगे अक्षय, किसी के पास अगर हो वो क्या करें? शेयर अब ये दिन के निचले स्तर पर है, 3.5% नीचे। जी आज का 3.5% नीचे है, पर अगर ब्रॉडर टेक्निकल स्ट्रक्चर देखा जाए मीडियम टर्म का, तो चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रांग है। शायद शॉर्ट टर्म में आपको 325 या 525 या 530 के स्तर नीचे में देखने को मिल सकते हैं, पर स्टॉक जल्दी रिकवर कर जाएगा। तो जो पोजिशनल या मीडियम टर्म ट्रेडर्स है उनको अभी भी होल्ड करने की राय रहेगी। अभी तक कुछ मेजर रिवर्सल के संकेत नहीं दिख रहे मुझे स्टॉक में, और जिनको बाय करना है तो 525 के आसपास है, तभी आप इसे बाय कर लीजिए। 500 के नीचे आप स्टॉप लॉस बनाइए और वापस एक रिकवरी में स्टॉक 600 के स्तर छू सकता है। ठीक है, 525 के आसपास आए तो फिर आप एक बार चाहे तो अटेम्प्ट कर सकते हैं, एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। 600 रुपये तक के स्तर आपको दिखाने की आगे ये क्षमता रखता है। बाजार बंद होने में 5 मिनट का समय रह गया है। अब आप ना अपने सौदों को रिव्यू कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, टटोल लीजिए, क्योंकि अब फ्रेश सौदे बनाने का अब समय रहा नहीं। लेकिन आपके लिए जरा कल की तैयारी करवा देते हैं कि कल कौन से इवेंट्स आपको फोकस में रखना चाहिए, कौन से कॉर्पोरेट इवेंट्स, कौन से ग्लोबल इवेंट्स, कौन से डोमेस्टिक ट्रिगर्स होंगे बाजार के लिए। ये सब कुछ लेकर हमारी सहयोगी वामाक्षी रोज जुड़ती हैं और फिलहाल अभी भी जुड़ गई हैं। वामाक्षी, बताइए कहाँ फोकस होगा? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक क्यूज़ के साथ, और हमारी नज़र होगी भारत से आने वाले S&P ग्लोबल सर्विसेज और कंपोजिट PMI डेटा की। ये सेम डेटा यूएस की तरफ से भी आएगा, तो डेफिनेटली इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। और चाइना की तरफ से कैक्सन सर्विसेज और कंपोजिट PMI डेटा भी एक्सपेक्टेड है। ग्लोबल अर्निंग्स के लिहाज से हमारी नज़र होगी एप्पल और गार्टनर पर। इसके अलावा डोमेस्टिक फ्रंट पर हमारी नज़र होगी टाइटन पर। ये एक निफ्टी कंपनी है जो अपने नंबर्स पेश करने वाली है, और डेफिनेटली ये स्टॉक को हमें अपने रेडार पर ज़रूर रखना होगा। इसके अलावा भी काफ़ी सारे दिग्गज कंपनी हैं जैसे कि जोमैटो, एस्कॉर्ट्स, भारत डायनामिक्स और इंडिगो पेंट्स। इनके भी कल नतीजे आएंगे और इन पर भी हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो कॉर्पोरेट फ्रंट में भी काफ़ी एक्शन हो रहा है। गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड फोकस में रहेगा, क्योंकि ये स्टॉक स्प्लिट को कंसिडर करने वाले हैं कल की बोर्ड की बैठक में। और इसके अलावा एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़ पर भी फोकस करेगा, क्योंकि कंपनी कंसिडर करने वाली है एक सेपरेट प्रोजेक्ट मेटल बेलोस का प्लांट सेटअप करने के लिए। तो ऑल इन ऑल इसके अलावा अगर हम देखें तो सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट में भी काफ़ी एक्शन हो रहा है। IPO मार्केट्स में हमने देखा काफ़ी सारे IPOs खुले हैं सब्सक्रिप्शन के लिए, और कल एक नया IPO खुलने जा रहा है, और ये है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक का। ये खुलने जा रहा है नवंबर 3 से लेकर नवंबर 7 तक। तो लार्जली ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स और ट्रिगर्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। ओके, ठीक है वामाक्षी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सारे के सारे डिटेल हम तक पहुंचाने के लिए। खैर, अब मार्केट की आज की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी हो रही है। 2 हिस्सों से मैं बता रहा हूँ आपको क्लोजिंग क्यों अच्छी हो रही है। पहला, इंडिया विक्स के हिसाब से आज मार्केट ने करीब 8% इंडिया विक्स को शेड कर दिया, यानी कि फियर को कम कर दिया। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि मार्केट जहाँ पे फियर को ब्रेकआउट कर रहा था वहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो गया डेज लो पे। दूसरा, अगर आप निफ्टी के अंदर आज की पार्टिसिपेशन देखेंगे तो आपको अच्छी दिखेगी। 50 में से करीब 44-45 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़कर कामकाज कर रहे हैं, तो ये पहला साइन है कि आज पार्टिसिपेशन अच्छा है। दूसरा, बैंक निफ्टी में से भी आप 12 में से 11 शेयरों में आज तेज़ी देख रहे होंगे, तो ये एक और अच्छा साइन है कि HDFC बैंक जो थोड़ी देर पहले प्रॉब्लम कर रहा था वो भी हरे निशान में आज बंद हो रहा है। एक और अच्छी चीज़ आप देख पा रहे होंगे, एडवांस डिक्लाइन है। 1600 शेयर और 650 शेयर आमने सामने खड़े हैं।
एक और अच्छी बात यह है कि आज 19,000 के ऊपर वापस से बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग की है और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 43,000 के ऊपर हो रही है। तो इट्स अ गुड साइन कि अब मार्केट अपने सपोर्ट्स को बचा के जा रहा है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, बस मार्केट को बैक टू बैक सपोर्ट चाहिए। ये एक दिन की प्रोपोर्शनेट होगा तो दिक्कत होगी। आज मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो HDFC के अंदर ब्लॉक लगा है ना 1.25 CR करोड़ का, ये आज कहीं ना कहीं FIs के नंबर में आपको दिखेगा। तो FIs का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आज शाम को जैसे आएंगे हम आपके साथ साझा करेंगे और सुबह इसका अच्छे से एनालिसिस भी करेंगे और मैं ही आपके सामने ये FIs का नंबर रखूँगा। इसके अलावा आज मार्केट के अंदर छोटे मझोले शेयर्स भी ठीक हैं। नंबर्स ना डिस्टर्बिंग थे, ना ही ज़्यादा कोई प्रोपोर्शनेटली मार्केट्स को ख़राब कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। कुल मिला के 2-3 फैक्टर हमको ठीक चाहिए। फर्स्ट, मैक्रो में रिलीफ जो आपको मिला। सेकंड, FIs का थोड़ा पार्टिसिपेशन 1-1.5% बढ़ा। तीसरा, वैल्यूएशन थोड़ा ओवरसोल्ड था, इसलिए पुल बैक आना स्वाभाविक है। पुल बैक क्या ट्रस्टवर्दी है? नो, अभी ट्रस्टवर्दी नहीं है। आपको एवरेज करना चाहिए। एक राउंड के एवरेज करने का मौका आज बाजार ने दिया है आपको। क्या आपको शॉर्ट करने चाहिए? अब शॉर्ट करने का रिस्क रिवॉर्ड चेक करके करना चाहिए या फिर सेल ऑन राइज पे करना चाहिए। दूसरा, शॉर्ट हैं तो क्या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? बिल्कुल कर लेना चाहिए। ऑप्शंस में ट्रेड करना है? बिल्कुल करने चाहिए, लेकिन बड़ी ऑप्शंस रखनी चाहिए। तो सौदों से डरिए मत, भागिए मत, बल्कि उसको मैनेज कीजिए। तो ये मेरे को लग रहा है कि मार्केट के अंदर आज का लेसन है जो हमने काफ़ी हद तक सीखा है। खुश, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। और मिस्टर शेट्टी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने समय निकाला और हमसे आप बातचीत की और सारी चीज़ों के बारे में हमको जानकारी दी है। तो आज के मार्केट की